बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा 12th क्लास यानी कि सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके बेटा कंप्लीट आंसर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ क्वेश्चंस शेयर किए थे, अब उनके आंसर भी शेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम 2022। ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेरी स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर बेटा आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो बेटा इनको उन तमाम स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाए जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया है, हमारी तैयारी नहीं हुई, हम पेपर में पास कैसे होंगे। तो बेटा उन तमाम परेशान स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि हमारा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और उसके साथ अगर आपका जो मसला होता है बेटा वो ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन आप लोगों के पास सबके पास हैं, जिसके पास नहीं है बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किए थे। आप बेटा उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इसमें मैं उनके बेटा सोल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ बारी बारी डिस्कस करूँगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक क्या है? तो बेटा इसकी डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह से लिखनी है। स्टैटिस्टिक इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी क्या स्टैटिस्टिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम 4 काम करते हैं। डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं, डाटा का तज्जिया यानी एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। कौन सा डाटा? न्यूमेरिकल डाटा यानी नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4, उस न्यूमेरिक डाटा का जो है बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 4 काम उसके ऊपर करते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सैम्पलिंग एंड आल्सो राइट यूनिट ऑफ सैम्पलिंग। इसके आंसर में बेटा आप लिखेंगे सैम्पलिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी सैम्पलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। सैंपल बेटा पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा हिस्सा जो होता है ना पूरी पॉपुलेशन का, उसको हम क्या कह देते हैं, सैंपल। तो पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट करने को हम क्या कह देते हैं, सैम्पलिंग। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ सैम्पलिंग की तो उसमें बेटा आप लिखेंगे द यूनिट ऑफ सैम्पलिंग आर दोज यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टेकन। सैम्पलिंग के जो यूनिट होते हैं वो यूनिट होते हैं पॉपुलेशन के जिनकी बेस के ऊपर हम सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सैंपल जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं। दीज यूनिट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट एंड एग्जॉस्टिव। और ये ऐसे यूनिट होने चाहिए जो डिस्टिंक्ट हों, दूसरों से अलहदा हों और एग्जॉस्टिव और मुकम्मल। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, मुकम्मल हों। यानी सैम्पलिंग के जो यूनिट होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं एंड एग्जॉस्टिव और मुकम्मल होते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास, डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो बेटा इसका आंसर आप
inferences about population on the basis of sample information is called statistical inferences। यानी क्या है बेटा आपके पास, ये जो पॉपुलेशन के बारे में हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैटिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। और इसकी दो मेजर टाइप्स हैं, एक एस्टिमेशन और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेशन आर मेजर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से हमने 2-4 लिखनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, तो मिनिमम 2 होनी चाहिए और मैक्सिमम 4, यानी कम से कम अगर आप लिखें तो 2 तो होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना चाहें तो 4 से ज़्यादा ना लिखें, क्योंकि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसमें बेटा पहली इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बेटा, ये एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेल की शक्ल की जो है ना, ये हमारे पास इसका ग्राफ बनता है। नंबर 2, इट इज़ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है इसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके बाद बेटा इसकी जो 4th वाली प्रॉपर्टी है वो है द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। यूनिटी मीन 1, यानी इसका जो टोटल एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बेटा 1 के इक्वल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो ये है, डिफाइन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से क्या मुराद है, तो इसका बेटा आप आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ द expected values of the dependent variable y as a linear function of the independent variable x, then the regression is called simple linear regression। यानी बेटा अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, उन दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है, जो डिपेंडेंसीज हैं, उनको जो लाइन जाहिर करती है उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। जैसे y इक्वल a प्लस बी एक्स होता है बेटा, वो वाली जो लाइंस होती हैं वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइंस कहलाती हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो उसमें कहता है फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। तो बेटा इसमें हमने करना क्या है, ये हमारे पास जो है, हमने इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए और स्लोप फाइंड करने के लिए बेटा हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये y नहीं यहाँ पे आएगा, क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो बेटा आपने इस इक्वेशन में y को लेफ्ट साइड पे रहने देना है, x वाली रकम को दूसरी साइड पे ले आना है, यानी आपके पास जो 5y है वो इक्वल किसके आएगा, 3x माइनस 20 के इक्वल आएगा। फिर y के साथ जो 5 होगा उसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो वो 3/5x आएगा, और फिर माइनस 20/5 आएगा। तो जो बेटा आपके पास 3/5x के साथ वैल्यू वो आपका m होगा, m यानी आपकी ये स्लोप निकल आएगी। और उसके बाद जो माइनस 20/5 होगा उसको डिवाइड करेंगे तो -4, और वो आपके पास b होगा, आपका y इंटरसेप्ट होगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है व्हाट इज पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं, इसका आंसर आप लिखेंगे न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी पॉपुलेशन से जो हम न्यूमेरिक डाटा कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, पैरामीटर या पॉपुलेशन पैरामीटर का नाम देते हैं। पैरामीटर हमेशा बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको हम हमेशा ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं, यानी ग्रीक वर्ड से लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्टिमेशन एंड एस्टिमेटर। एस्टिमेशन और एस्टिमेटर में क्या फ़र्क है। एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अननोन पैरामीटर यूजिंग द सैम्पल इंफॉर्मेशन। यानी एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यूज पैरामीटर की फाइंड करते हैं फ्रॉम सैम्पल इंफॉर्मेशन। यानी जो सैम्पल की इंफॉर्मेशन होती हैं उनको यूज़ करके हम अननोन पैरामीटर की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ये हमारे पास कहलाता है एस्टिमेशन। और अगर एस्टिमेटर की बात करें तो ये क्या कहता है, एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट सम पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी ये एक फार्मूला है, एक रूल है, तरीकाकार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए, यानी पैरामीटर की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। एस्टिमेशन है पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड करना, जो मेथड जो फार्मूला उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एस्टिमेटर कहते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज।
टाइम सीरीज़ के आपने एडिटिव मॉडल के बारे में जो है वो बताना है क्या होता है। कहता है ये एक कॉमन अप्रोच ऑफ मॉडलिंग है, यानी एक ऐसी अप्रोच है टाइम सीरीज़ की जिसके अंदर क्या होता है, इन विच इट इज़ अज्यूम दैट द 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़, उसमें 4 कंपोनेंट हम लेते हैं। कौन कौन से, यानी एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज़ में 4 टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ट्रेंड कंपोनेंट, उसके बाद सेशनल कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट और इर्रेगुलर कंपोनेंट। इन चारों को हम क्या करते हैं, आर एडिड टू फॉर्म द वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। इन चारों को आपस में ऐड करके हम टाइम सीरीज की एक वैल्यू बनाते हैं, उसको हम कह देते हैं एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। उसके बाद बेटा अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो उसमें हमने क्या करना था, डिफाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, A normal frequency distribution is a theoretical continuous symmetrical bell-shaped distribution function. Its mean, mode and median are all of same and both the tails of the bell curve are infinitely long. क्या कहता है बेटा, ये हमारे पास एक theoretical continuous बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है जिसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके अंदर मीन, मॉड और मीडियन ये हमें पहले ही पता है कि ये सारे क्या होते हैं, सेम यानी इक्वल होते हैं। और इसमें जो बेल शेप कर्व बनती है उसके बेटा इस तरह से बेल शेप कर्व बनती है, उसके दोनों साइड जो होते हैं इनफिनाइटली लॉन्ग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनफिनाइट लामहदूद होते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या फ़र्क है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एन, पी और क्यू क्या होते हैं, वो स्मॉल नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया बेटा। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो वो क्या कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनरी डाटा फ्रॉम अ फिनाइट सैंपल। यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनरी डाटा को डिस्क्राइब करता है एक फिनाइट सैंपल से। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट डाउन 4 कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। तो वो कौन कौन से हैं, एक है सेकुलर ट्रेंड, नंबर 2 सेशनल वेरिएशन, नंबर 3 साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, नंबर 4 इर्रेगुलर वेरिएशन। ये बेटा 4 कंपोनेंट है टाइम सीरीज के। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1.6 देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो बेटा मीन डेविएशन का फार्मूला होता है 0.7979 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, मीन डेविएशन की जगह ये रखा 1.6 जो उसकी वैल्यू थी इक्वल 0.7979 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो मल्टीप्लाई इधर राइट पे वैल्यू हो रही है 0.7979, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो 1.6 के नीचे ये जाके डिवाइड हो जाएगी और इक्वल आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब 1.6 को डिवाइड करेंगे 0.7979 पे तो ये आ जाएगा 2.005 स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया बेटा। फिर हमें पता है कि वेरिएंस हमने फाइंड करना है, तो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो अब वेरिएंस निकालने के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आई थी 2.005, उसका स्क्वायर लिया तो आंसर वेरिएंस का क्या आ गया, 4.021 आ गया। उसके बाद बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्या है, व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन। परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होता है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, 2 एट्रीब्यूट्स A and B are said to be positively associated if A multiply B greater than A into B divided by N। यानी क्या कहते हैं, अगर 2 एट्रीब्यूट A और B उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए A मल्टीप्लाई B ओवर N से। A B की वैल्यू जो है A मल्टीप्लाई B ओवर N से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो उस सूरत में वो दोनों एट्रीब्यूट क्या कहलाएंगे, ये परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएटेड है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, द प्राइमरी गोल ऑफ सैम्पलिंग इज टू गेट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। असल में कहता है बेटा जो इसका मेन मकसद है वो क्या है, सैम्पलिंग का मेन पर्पस क्या है, सैंपल को रिप्रेजेंट करना। आर अ स्मॉल कलेक्शन फ्रॉम अ मच लार्जर कलेक्शन आर पॉपुलेशन, यानी एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा सैंपल कलेक्ट करना ही हमारे पास सैम्पलिंग का मेन मकसद होता है। जैसे उसने एग्जांपल ली हुई है, सच दैट द रिसर्चर कैन स्टडी द स्मॉलर ग्रुप एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट जनरलाइजेशन अबाउट द लार्जर ग्रुप। यानी जो रिसर्चर होते हैं वो
क्या करते हैं, वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, उसका एक छोटा सा स्मॉल सा ग्रुप लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं और फिर क्या करते हैं, बता देते हैं जो है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, पूरी पॉपुलेशन के बारे में बेटा वो बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन रिग्रेशन एनालिसिस। The regression analysis provide a method of estimating an average relationship between two or more variable। यानी regression analysis एक ऐसा मेथड है जो हमें क्या करता है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो बेटा इसका आंसर आप लिखेंगे, इसने 2 कहा हुआ है, मैंने बेटा 3 आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब है आर एक्स वाई इक्वल आर वाई एक्स के होता है। उसके बाद सेकंड है इसकी द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर मीन डज नॉट डिपेंड ऑन मेजरमेंट। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है एक प्योर नंबर होता है, यानी वो किसी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद तीसरा है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। तो उसकी वैल्यू जो आर की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जो है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के दरमियान में होती है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो बेटा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, इन स्टैटिस्टिक द कॉन्फिडेंस लेवल इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी with which the estimation of the location of statistical parameter, for example arithmetic mean in a simple survey is also true for the population in surveys confidence level of 90, 95, 99% are frequently used। तो बेटा ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में हमें क्या कह रहा है, आंसर तो मैंने बेटा आपको बता दिया, लेकिन इसमें क्या कह रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिस्टिक में प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं किस चीज़ के, एस्टिमेशन ऑफ लोकेशन ऑफ अ स्टैटिकल पैरामीटर। जैसे अरिथमेटिक मीन है, ये हमारे पास एक स्टैटिकल पैरामीटर है। इन अ सैम्पल सर्वे, यानी जब हम कोई सर्वे कर रहे हों तो उसके अंदर हमारे पास जो है जो स्टैटिकल पैरामीटर है उसके ट्रू होने के उतने ही चांसेस होते हैं जितने पॉपुलेशन के ट्रू होने के चांसेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी सैंपल के ट्रू होने के चांसेस को देख के हम क्या कह सकते हैं, हमारी पॉपुलेशन भी इतने % ही क्या है वो ट्रू होगी, तो वो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। यानी हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आम सर्वेज में कितना होता है, 90% होता है, 95% होता है या 99% होता है, ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मीडियन और मॉड तीनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। सिंपल सा आप लिख देना इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मॉड आर इक्वल, और नीचे ये आपने फार्मूला लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 100 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 16 एंड मीन इज इक्वल टू 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z का फार्मूला होता है x माइनस मीन, यानी वहाँ पे म्यू लिखा होता है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास x 100 है, माइनस मीन 90 है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है। 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, 10 को 16 पे डिवाइड करोगे तो 0.625 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24 व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। यानी जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उनकी लिस्ट बनाना, एक मुकम्मल लिस्ट तैयार करना हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम कहलाता है। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ क्लास की जो हम पूरे के पूरा जो है सैम्पलिंग की क्या कर रहे होते हैं, एक लिस्ट बना रहे होते हैं सारे स्टूडेंट्स की। जब हम अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते हैं तो ये वाली एक उसकी एग्जांपल हो सकती है, या लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी लिस्ट है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है डिफाइन सिग्नल एंड नॉइस। सिग्नल और नॉइस में क्या फ़र्क है, सिग्नल की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कॉल्ड सिग्नल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं, इनको हम सिग्नल कह देते हैं। नॉइस क्या है, द सीक्वेंस विच फॉलो सम इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइस। यानी हमारे पास ये एक सीक्वेंस होती है, किसकी सीक्वेंस होती है, सम इर्रेगुलर पैटर्न की। इर्रेगुलर पैटर्न की जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको हम क्या कह देते हैं, नॉइस कह देते हैं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है,
इफ़ ए आपके पास दिया हुआ है कितना है 3,40,000 है, बी की वैल्यू 6,000 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 5,300 और एन कितना है 70,000। चेक आपने करना है ए और बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नहीं। तो ए और बी पॉजिटिवली एसोसिएटेड आपने ऊपर डेफिनेशन भी की थी। ये दोनों एट्रीब्यूट कब पॉजिटिवली एसोसिएटेड होंगे, जब ए बी किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा ए इंटू बी ओवर एन। तो अब ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है वो कितनी है 5,300, उसको रखा, ग्रेटर देन ऐसे ही लगाया। उसके बाद ए की जगह जो है 3,40,000 रखा, बी की जगह 6,000 था वो रख दिया और डिवाइडेड बाय एन की जगह कितना था 70,000 वो रख दिया। उसके बाद जब हमने 3,40,000 को 6,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया 7,000 पे, तो ये कितना आया है, ये आया 29,142.85। लेकिन आपका लेफ्ट साइड पे क्या था 5300 था, सिर्फ 5,300। तो क्या 5,300 जो है वो क्या है 29,142 से ग्रेटर है? तो नहीं बेटा, 5300 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता 29,000 से। तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई। तो हम क्या कह देंगे, एट्रीब्यूट क्या है, आर नॉट पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो हमने इसको चेक कर लिया। अभी बेटा इस वीडियो में हम फिलहाल तक बेटा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो हम 26 क्वेश्चन तक ही करेंगे और अगली वीडियो में बेटा मैं आपके साथ जो बाकी 24 क्वेश्चन रहते हैं वो भी शेयर कर दूंगा। अगर बेटा आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो बेटा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। जो जो बेटा मसले मसाइल होंगे आपने मुझसे पूछने में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता दूंगा। नीचे बेटा स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा है बेटा, आप उस पर व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी मसला हो।